मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित तीजा पोरा त्योहार के कार्यक्रम के मौके पर समूह की महिला बहनों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सभी महिला समूह के पुराने ऋणों को माफ करने की घोषणा की है ताकि वे पुनः ऋण लेकर नवीन आर्थिक गतिविधियां आरंभ कर सकें। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही महिला समूह को प्रति वर्ष दिए जाने वाले ऋण के बजट में भी 5 गुना की वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने किसानों और मजदूरों के साथ अब महिलाओं के लिए न्याय की पहल करते हुए घोषणा पत्र में अपना एक और वादा पूरा किया है। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के आने के बाद महिला समूह की आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे लाखों महिलाओं की आय में वृद्धि से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अधिक से अधिक महिलाओं में आत्मनिर्भरता की ललक बढ़ रही है। और प्रशांत द्विवेदी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, पूरा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, सीएम आवास में बड़ी सौगात दी गई है महिलाओं को। निश्चित तौर पर ये आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक विशेष ही पहल कहेंगे कि जब मुख्यमंत्री ने इलेक्शन के दरमियान उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, जहां पर महिलाओं को अधिक से अधिक सशक्तिकरण बनाने का उन्होंने वादा किया था, उसी का नायाब तोहफा उन्होंने दिया है। आज छत्तीसगढ़ का एक विशेष पर्व मनाया जाता है, तीज पोरा त्योहार, जो पूरा पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। यहाँ पर उन्होंने सभी महिला समूहों को, जो खासकर ग्रामीण अंचलों में विशेष रूप से काम करती हैं, ऋणों को माफ किया जाएगा ताकि वे पुनः ऋण लेकर नवीन आर्थिक गतिविधियां उसको शुरू कर सकें। और प्रतिवर्ष दिए जाने वाले जो ऋण के बजट में 5 गुना भी वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों और मजदूरों के बाद अब यह महिलाओं के लिए भी न्याय की अभिनव पहल की योजना की है। खासकर ये देखा जाता है कि जो अंदरूनी इलाका होता है, वहां पर ऐसी कोई रोजगार की पहल नहीं होते हैं जिस पर एक स्व सहायता समूह के जरिए महिलाओं का एक संगठन होता है, जो किसी न किसी रूप में छोटे मोटे उद्योग शुरू करते हैं। उसको लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पे किसानों को, महिलाओं को ऋण दिया जाता है। उसके बाद उसको बाजार में वो बेचती हैं, जिसके बाद जो मुनाफा आता है उसके बाद वो फिर से नया काम शुरू कर देते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू का योजना विशेष सराहनीय पहल है जी। और इसका एक सबूत ये भी है क्योंकि जिस तरह से महिलाओं की तादाद वहां पर सीएम आवास में नजर आ रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जिस तरह की योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आ रहे हैं, महिलाओं में इसको लेकर काफी खुशी नजर आ रही है। पर एक समय था जब महिलाएं जो है घूंघट पे ही रहती थी, उनको दहलीज लागने का अवसर नहीं मिलता था। लेकिन जितना तेजी से यहाँ पे सामाजिक रूप से विकास हुआ और सरकारें जो है महिलाओं को लेकर विशेष योजनाएं की गई हैं और उनको बताया है कि आप दौर है जब आप घर के सशक्तिकरण या घर की तमाम चीजों को भी आप सामाजिक काम के जरिए ताने बाने बुनकर विशेष रूप से आप पहल कर सकती हैं। तो जिस तरह से गांव के अंदर भी महिलाएं छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, आज एक तरह से कहें तो जिस तरह से कोरोना काल था, शहरी क्षेत्रों में उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए थे, तो ये ग्रामीण महिलाओं के द्वारा छोटी छोटी ये पहल स्व सहायता समूह बनाकर निश्चित तौर पर आर्थिक विकास का एक अच्छा ढांचा तैयार करते हैं। जब छत्तीसगढ़ का एक जीडीपी जो है होता है ग्रामीण अंचलों से भी होता है। तो जिस तरह से भूपेश सरकार ने जो स्व सहायता समूह के द्वारा लिया गया था ऋण था, उसको उन्होंने माफ किया, और ताकि आने वाले टाइम में वो महिलाएं और अधिक स्व सहायता समूह के जरिए लें और काम शुरू हो, जिससे स्थानीय तौर पर रोजगार मुहैया हो जी। बिल्कुल प्रशांत जी, और यही छोटे छोटे जो रोजगार होते हैं वो जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान भी देते हैं। प्रशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीएम भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में तीजा पोरा का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग ने तीजा पोरा त्योहार के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री निवास में विशेष इंतजाम किया है। मुख्यमंत्री निवास परिसर में छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार साज सज्जा की गई है। इस मौके पर नांदिया बैला की पूजा भी की गई है। तीजा महोत्सव का आयोजन सीएम निवास पर किया गया है। पोरा तीजा त्योहार के लिए कार्यक्रम में बहनों को आमंत्रित किया गया है। इस तरह महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री निवास एक दिन के लिए मायका बन गया है।
और छत्तीसगढ़ के दक्षिण स्थित जिला बस्तर दंतेवाड़ा में घर वापसी अभियान के तहत 2 इनामी नक्सली सहित 5 नक्सलियों ने मुख्य धारा में प्रवेश किया। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में घर वापसी अभियान की शुरुआत दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने 1 साल पहले की थी। यानी कि जो लोग भटक गए वो मुख्य धारा से जुड़कर अपना बेहतर जीवन भी जी सकें। 1 साल में 115 इनामी नक्सली सहित कुल 426 नक्सलियां लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े हैं। आज भी जिन 5 नक्सलियों के समर्पण किया है, ये सभी कई सालों से नक्सली संगठन में थे और कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। समर्पण करने आए नक्सलियों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए भी दी गई है। और विजय पचौरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, एक महत्वपूर्ण पहल की गई और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो मुख्य धारा से जुड़े हुए 5 मुख्य नक्सली थे वो भी अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। संतोष जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जो एक इलाका था और जहां पे नक्सलियों की राजधानी चला करती थी, नक्सलियों ने इस इलाके में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, नेताओं को मौत के घाट उतारा है, जवानों के साथ मुठभेड़ में जवान का नुकसान हुआ है। लेकिन दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में 1 साल पहले जो है पुलिस अधीक्षक जो है अभिषेक पल्लव ने घर वापसी अभियान यानी लोन वराटू अभियान की शुरुआत की थी, जिसके देखते हुए लगातार नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। बाहर के जो नक्सली यहाँ पे आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बड़े नक्सली हैं, उनकी खोखली विचारधारा को समझ चुके हैं और सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका वो फायदा भी उठा रहे हैं। यही कारण है कि 1 साल के अंदर 115 इनामी नक्सली सहित कुल 426 नक्सली अब तक लाल आतंक का रास्ता छोड़ चुके हैं। मैं बता दूं कि लोन वराटून अभियान और घर वापसी अभियान के तहत जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उनको पुलिस की नौकरी दी जा रही है। उनके लिए जो नक्सली खेती करना चाहते हैं उनके लिए ट्रैक्टर की सुविधा भी दी जा रही है। कई नक्सलियों को दुकान भी खुलवा दिया गया है। जिस प्रकार से एक समय ऐसा था कि जो नक्सली चुनाव का बहिष्कार करते थे, अब वो नक्सली लगातार समर्पण कर रहे हैं और सरकार जो है उनकी अपना परिचय पत्र बना रही है, आधार कार्ड बना रही है। तो अब जो है जो नक्सली चुनाव का बहिष्कार करते थे वो नक्सली भी अब लगातार जो है अब यहाँ पे जब चुनाव होगा तो वो वोट भी डालेंगे। यही कारण है जिस प्रकार से सरकार समर्पित नक्सलियों को जो सुविधाएं दे रही हैं, जो नौकरियां दे रही हैं, वही कारण है कि नक्सली लगातार इन इलाकों से लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं। आज भी कई सालों से सक्रिय नक्सली जो थे उन्होंने आज आकर के सीआरपीएफ के कमांडेंट और दंतेवाड़ा अभिषेक पल्लव के समक्ष समर्पण किया है। समर्पण करने जो नक्सली आए हैं उनको सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए दी गई है और इन नक्सलियों से इन इलाकों में नक्सल की जो गतिविधियां हैं वो सामने निकल कर आ सकती है। तो दक्षिण बस्तर पुलिस को लगातार जो है लोन वराटून अभियान घर वापसी अभियान के तहत लगातार नक्सली समर्पण कर रहे हैं। जी संतोष। विजय, जो तस्वीरें आपने भेजी और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उन तस्वीरों में साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जो नक्सली मुख्य धारा से अब जुड़े हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और इनसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे जवानों को मिल पाएंगी ताकि नक्सली घटनाएं और जो बाकी बचे हुए नक्सली हैं उनको भी ये प्रोत्साहित कर पाएं और अब मुख्य धारा से जोड़ पाएं। जी संतोष, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि नक्सली इन इलाकों में कई साल पहले जब इन्होंने प्रवेश किया था तो ग्रामीणों को सरकार और पुलिस के खिलाफ बरगलाया था और अपने संगठन में जोड़ा था। तो ये बचपन से ही कई नक्सलियों को ये अपने साथ ले गए थे। तो यही कारण है कि करीब 7-8 साल इनके साथ रहने के बाद जब इनको जब समझ में आ गया कि ये नक्सलियों की खोखली विचारधारा है और यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, सरकार की जो योजना चल रही है पुनर्वास योजना, उसका वो लाभ यहाँ पे लेते हुए जरूर पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से इन इलाकों में डीआरजी में भर्ती की जा रही है, पुलिस में भर्ती की जा रही है, नौकरी मिल रही है और जिस प्रकार से वो समाचार पढ़ते हैं जब जंगल में रहते हैं तो उनको भी लगता है कि अब ये रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में जुड़े, क्योंकि उनके साथियों को जो लाभ मिला है उसको देखते हुए लगातार नक्सली जो है लाल आतंक का रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं। संतोष। विजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर में पावर प्लांटों से निकलने वाले राखड़ को डंप करने पर एनजीटी ने रोक लगा दी है, जिसके बाद राखड़ डंप करने के लिए सरकार और औद्योगिक संस्थान के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है, जिसके चलते उड़ने वाले राखड़ से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। एक रिपोर्ट। फ्लाई ऐश को 100% इस्तेमाल करने की केंद्र सरकार की योजना पर धरातल पर कुछ परिणाम नहीं दिख रहा है।
दरअसल प्रदेश की बिजली संयंत्रों से निकलने वाला फ्लाई ऐश का एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हर रोज निकलने वाली हजारों टन राखड़ का क्या किया जाए, इसका ठोस उपाय किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। न ही संयंत्र इसे कायदे से ठिकाने लगा पा रहे हैं। हर पावर प्लांट अपने यहाँ निकलने वाली राखड़ का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। जहां एक और प्रदेश सरकार ने इस पावर प्लांट के फ्लाई ऐश डाइक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वहीं पावर प्लांट को बंद पड़ी कोयला खदानों भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिससे राखड़ को डंप किया जा सके। इस समस्या के निदान के लिए जिला स्तर पर भी समिति का गठन हुआ है। फिक्की के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप टंडन ने कहा है कि बिना ऐश डाइक के कोई भी समाधान नहीं निकल सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट्स काफ़ी लगे हुए हैं और जिस समय ये कंसेंट दी गई थी, पावर प्लांट लगाने की बात कही गई थी, उस समय प्रोविज़न था कि ऐश डाइक बनाएंगे आप और ऐश का डिस्पोजल वहाँ करेंगे और फिर आफ्टर ए सर्टेन टाइम उस ऐश को आपको डिस्पोज ऑफ करना है दूसरी जगह जो हो सकती थी ब्रिक बनाना, लेकिन ब्रिक में देखा गया कि इतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होता है। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि इसको लैंड फिलिंग में यूज़ किया जाए, अगर रोड्स बन रही हैं तो रोड्स में यूज़ किया जाए। तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी कि जितनी रोड्स बन रही हैं उसमें कंपलसरी किया जाए। MOEF ने इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस निकाली, फिर NGT ने इसमें निकाल दिया कि ऐश डाइक बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तब सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हुई सारे पावर प्लांट्स के लिए, बिकॉज जब हम पावर बना रहे हैं उस समय जो ऐश जनरेट हो रहा है वो स्लरी फॉर्म में पहले कहीं पर जाएगा, किसी जगह में हमें उसको स्टोर करना है और उसके बाद ही वो डिस्पोज ऑफ हो सकता है। जैसे जैसे पता लगेगा उसका रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वहीं इस मामले पर पर्यावरण अधिकारी SK वर्मा ने बताया है कि फ्लाई ऐश का ईंट कंस्ट्रक्शन में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सड़क बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। फ्लाई ऐश निपटान के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचना जारी की गई है। उसमें विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत फ्लाई ऐश को फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट बनाने में, जैसे फ्लाई ऐश का ईंटा हो गया, ब्लॉक्स हो गया, प्लेट्स हो गए, उसको बनाने में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम उससे और बच रहा है तो उसमें जैसे अबेंडेंट माइन है, जो जिस माइन में माइनिंग हो गई है और पिट बना हुआ है, तो वहाँ पे भूमि भराव में उपयोग किया जा सकता है। और जैसे रोड बन रहे हैं तो रोड में भी एम्बैंकमेंट में यूज़ किया जा सकता है। यदि बहुत गड्ढे हैं ज़मीन में तो उसको भराव करके समतलीकरण करने के लिए उसके लिए भी SOP जारी हुआ है, उसके अनुसार निपटान किया जा सकता है। संस्थानों के दिए गए सुझाव पर अगर सरकार संवेदनशीलता दिखाती है तो जल्द ही फ्लाई ऐश की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी और व्यावसायिक तरीके से लोगों को फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा औद्योगिक संस्थानों को भी इस राखड़ की चुनौती से निजात मिलेगी। जरूरत है सरकार की बनाई गई कमेटी इस समस्या से निपटारे के लिए संस्थानों के दिए गए सुझावों का खाका तैयार करे और जल्द से जल्द इसका निराकरण करे। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.